हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए हम आज स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। एक पार्ट में इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेंगे और दूसरे पार्ट में हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। और ऐसे सवाल जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ने से पहले इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और उनके डायमेंशंस हैं। तो कौन है 7 फंडामेंटल? तो आइए एक हम टेबल बनाते हैं इसमें। क्वांटिटीज़ और क्या है इधर? डायमेंशनल फार्मूला, है ना। हम इसकी बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले आइए बात करते हैं। नंबर 1 होता है क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी मास, ठीक है। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसको लिखते कैसे हैं? कैपिटल M और ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आता है लेंथ। लेंथ को कैसे लिखोगे? लेंथ को लिखोगे L से, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास आता है वो है टाइम। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? ये होगा कैपिटल T। फोर्थ होता है हमारे पास करंट। करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एम्पियर। ए फॉर एम्पियर मतलब ए। नंबर 5 ये होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। इसके लिए होता है केल्विन और लिखा जाता है के कैपिटल और कैपिटल ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। नंबर 6 होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है कैंडेला, हम लिखते हैं उसको CD से। फिर होता है नंबर 7 क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसके लिए क्या होता है? मोल, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल हमने बना लिए। अब इन्हीं के टर्म में हम चलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज पे और देखते हैं कि उनका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हमने बात कर लिया किसकी? नंबर 1 अगर हम डेराइव्ड की बात करें, डेराइव्ड क्वांटिटीज लेते हैं, ठीक। इस डेराइव्ड क्वांटिटीज में सबसे पहले आइए हम लेते हैं, हमने कह दिया कि एरिया बताइए। एरिया बताइए, तो एरिया का फार्मूला सबसे पहले लिखिए। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब जनरल फार्मूला हम लेकर के चलते हैं। लेंथ के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? L। ब्रेथ के लिए क्या होगा? इसके लिए भी L और क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, जिसको हम पढ़ते हैं क्या? L2। फिर हमने कहा भाई बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम के लिए होता है L इंटू बी इंटू एच। L क्या है? L जो है ये एक लेंथ है। ब्रेथ क्या है? ये भी एक लेंथ है। और हाइट क्या है? ये भी एक लेंथ है। और जनरली क्या लिखेंगे इसे? L3, ठीक। अब हमने कह दिया स्पीड बताइए कितना हो गया? स्पीड क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या होता है? L डिवाइड बाई टाइम के लिए क्या होता है? T। इसे लिखा जाता है LT पावर -1, ठीक। ये हो जाएगा क्या? LT पावर -1। हमने कहा कि एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो डायमेंशनल फार्मूला जो स्पीड का होगा वही वेलोसिटी का होगा। तो ये हो जाएगा LT पावर -1 डिवाइड बाई टाइम T, दैट इज इक्वल टू LT पावर -2, ठीक। अब हमने कह लिया कि ये बताइए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, जनरली होता क्या है कि डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मास के लिए हो जाता है m, वेलोसिटी के लिए क्या होता है lt पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा mlt पावर -1। हमने कहा बताओ भाई फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना हो जाएगा, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास का क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि m, क्योंकि फंडामेंटल है, lt पावर -2 एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि अभी मैंने देख लिया इसको, तो ये हो जाएगा अब mlt पावर -2। हमने कहा बताइए वर्क क्या हो जाएगा, वर्क वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहां से आप लिखोगे फोर्स को क्या है mlt पावर -2 इंटू डिस्टेंस के लिए l, दैट इज इक्वल टू ml² t पावर -2। ठीक है, हमने कुछ बेसिक डायमेंशनल फार्मूले जान लिए हैं। ठीक है, इन बेसिक डायमेंशनल फार्मूलों को जब हमने जान लिया है तो आइए देखते हैं डायमेंशंस क्या होते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखें कि डायमेंशनल फार्मूले को स्टैंडर्ड किस तरीके से लिखते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो क्या है, हमने कह दिया कि x कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है m पावर a l पावर b एंड t पावर c। ठीक है ना, m पावर a l पावर b एंड t पावर c, ये क्या है, ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसमें जब किसी भी क्वांटिटी को आप लिखोगे, किसी भी डायमेंशनल फार्मूले को आप लिखोगे तो हमेशा कैसा होना चाहिए, वो mlt के फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया एरिया है, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा जाए इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, जब इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा m नहीं है तो m पावर 0, क्योंकि नहीं है m पावर 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायमेंशन लेस है वो, उसका होना ना होना बराबर है। उसके बाद l जो हो जाएगा L2, t नहीं है तो t की पावर भी 0, जिसकी पावर 0 होता है उसको डायमेंशनलेस मान लिया जाता है, मतलब उसका ना होना ना होना दोनों ही बराबर है। लेकिन फिर भी हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, m की पावर 0, l की पावर 2 जो दिया है और t की पावर 0 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। हमने कहा इसको लिखिए उसी तरीके से, जब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा m पावर 0 l पावर 2 एंड t पावर 0, हमने कहा इसको लिख लो। हमने कहा स्पीड को लिखिए उसी तरीके से, जब स्पीड को लिखोगे तो m पावर 0 l t पावर -1, इसको लिख दिया जाएगा। हमने कहा एक्सेलरेशन को लिखिए उसी तरीके से, तो ये हो जाएगा m पावर 0 l पावर 1, यानी 1 का मतलब ठीक है ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा ऐसे। इन सब में तो है ही। अब हमने कहा कि भाई डायमेंशन फार्मूला बताओ, तो आपने कहा ठीक हमने बता दिया ऐसे निकाल के। हमने कहा डायमेंशंस बताओ, तो डायमेंशंस क्या होता है, जो ये ABC जो नंबर्स दिए गए हैं ऊपर पावर में, ये क्या है इसके डायमेंशंस हैं। तो डायमेंशंस ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, 0 0 2 0, ऐसे इसके डायमेंशन लिख दोगे। हमने कहा इसका बताओ, हमने कहा इसका बताओ, तो अच्छा L3 है ये, सॉरी फॉर दैट L3, इसका बताओ, तो आपने कहा कि 0 3 0, इसका ये हो जाएगा। हमने कहा इसका बताइए, तो आपने कहा कि 0 1 -1, इसका हो जाएगा। हमने कहा लाइकवाइज इसका बताइए, तो 0 1 -2, इसका हो जाएगा। हमने कहा भाई इसका बताओ डायमेंशन, तो आपने कहा कि 1 1 -1। हमने कहा फोर्स का बताइए, आपने कहा कि 1 1 -2। लाइकवाइज हमने कहा इसका बताइए, तो आपने कहा 1 2 -2। ठीक है, तो ये जो पावर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं पावर पे, ये सब क्या है, डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस क्या बताते हैं, डायमेंशंस हैं क्या, डायमेंशंस वो नंबर हैं, यानी वो पावर्स हैं जो ये बताते हैं कि किसी डिराइव्ड क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार इन्वॉल्व है। जैसे हमने कहा इसको ले लीजिए, किसको, लीनियर मोमेंटम को। लीनियर मोमेंटम को जब आपने ले लिया तो यहाँ पे m कितनी बार इन्वॉल्व है, एक बार, l कितनी बार इन्वॉल्व है, एक बार, t कितनी बार इन्वॉल्व है, एक बार, लेकिन डिनोमिनेटर में है। मतलब मोमेंटम में मास किस तरह से इन्वॉल्व है, मास एक बार इन्वॉल्व है, लेंथ एक बार इन्वॉल्व है, टाइम भी एक बार इन्वॉल्व है, लेकिन डिनोमिनेटर में है।
ठीक है। तो ये क्या बताता है कि किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार और किस तरह से इन्वॉल्व है, ये नंबर से क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं P इज इक्वल टू इतना, ये क्या है, डायमेंशन फार्मूला है। उसके बाद बात आती है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है कि अगर इस पर भी ब्रैकेट लगा दिया जाए ऐसे, तो ये क्या बन जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात हमने जान लिया है। आइए कुछ डायमेंशनल फार्मूले हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, चलिए हमने कहा निकालिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका निकालिए। तो फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, कैपिटल जी, तो कैपिटल जी हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। ठीक, अब सबके डायमेंशन फार्मूला लिख लो। फोर्स का क्या होता है, mlt पावर -2 इंटू आर का क्या होता है L, इसका हो जाएगा L2 क्योंकि स्क्वायर है, डिवाइड बाई m1 है, मास है, उसका भी m हो जाएगा, m2 है, मास है, उसका भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसे कैलकुलेट करोगे एक m से एक m तो हट जाएगा, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा m, तो ये हो जाएगा m पावर 1, l की पावर 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितना l की पावर 3, t कितनी बार आया है, t की पावर -2, हमने कहा t की पावर -2। ये इसका क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला होता है। हमने कहा बताइए प्लांक कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट बताइए, तो प्लांक्स कांस्टेंट का फार्मूला इसके लिए क्या फॉलो करोगे, E इज इक्वल टू होता है h न्यू। जो h है वो प्लांक कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा E डिवाइड बाई न्यू। अब E क्या है, E एनर्जी है। एनर्जी जो होता है उसका डायमेंशन फार्मूला वही होता है जो फोर्स का हो, सॉरी जो वर्क का होता है। तो वर्क का कितना होता है, ml स्क्वायर टी पावर -2 डिवाइड बाई न्यू, फ्रीक्वेंसी का होता है t की पावर -1। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी पावर, ये -2 है, ऊपर जाएगा +1, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, हमने ऐसे कह लिया। हमने कहा गैस कांस्टेंट बताइए, नंबर 3 गैस कांस्टेंट बताइए। गैस कांस्टेंट बताइए, ये होता है फार्मूला PV इज इक्वल टू म्यू RT। वहाँ पे म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, T क्या है, टेम्परेचर है। अब हम इसको लिखेंगे R इज इक्वल टू PV डिवाइड बाई म्यू इंटू टी। P क्या होता है, P के लिए देखिए प्रेशर जो होता है, P मतलब प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, ये होता है ml टी पावर -2 डिवाइड बाई एरिया, ये होता है L2। इसको जब आप लिखोगे तो ml -1 टी पावर -2। सिंपल, इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चाहे तो मन में कैलकुलेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। प्रेशर आपने लिखा कि m L पावर -1 टी पावर -2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है L3 डिवाइड बाई म्यू, म्यू क्या हो जाएगा, मोल, इंटू टी, टी क्या है, केल्विन यानी टेम्परेचर। ठीक, अब इसको रीअरेंज कर लो। जब इसे रीअरेंज करोगे तो ये हो जाएगा m L पावर -1 जो पहले से, क्योंकि और कहीं कोई, सॉरी L और भी है, L यहाँ पर कितना है -1, यहाँ पर कितना है 3, ये हो जाएगा L पावर 2, बचता है T, T की पावर -2, केल्विन ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा K की पावर -1, मोल क्या हो जाएगा, मोल पावर -1। ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। हमने कहा बताइए कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होगा।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात किया जाए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात होनी चाहिए, ठीक है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए फार्मूला होता है के, या के भी कह दिया जाए, दैट इज हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट के लिए क्या होता है, हीट एक एनर्जी होती है, इसलिए एनर्जी का क्या होता है ml²T⁻², डिवाइड बाई टेम्परेचर के लिए क्या होता है के। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ml²T⁻² एंड K⁻⁻1। कर दिया जाए, ऐसे आराम से हो जाएगा। अब हमने कह दिया है, बताइए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या केवल पोटेंशियल, या कह जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फार्मूला होता है V = W, यानी वर्क अपॉन चार्ज Q, ठीक है। वर्क के लिए आप क्या जानते हैं, ये होता है ml²T⁻² डिवाइड बाई Q, ये होता है TA। इसको जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा M, तो अपनी जगह रहेगा, L भी वही है, L2 हो जाएगा, T के साथ क्या है, T एक ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T⁻³ और A भी जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा A⁻−1, ए पावर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो सिंपल ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपके पास आ जाता है डायमेंशन फार्मूला। हमने कहा रेजिस्टेंस का बताओ, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या जानते हैं आप, रेजिस्टेंस ये क्या होता है, V = IR, तो R = हो जाएगा V/I। V की वैल्यू थोड़ी देर पहले आपने देख लिया, ये है, हमने कहा लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा ml²T⁻³ A⁻−1 डिवाइड बाई I क्या है, I के लिए होता है TA। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, M अपनी जगह है वही रहेगा, M, L के साथ क्या है, L तो यही है और कोई दूसरा L नहीं है, तो L जो होगा L⁻², T के साथ क्या होगा, T एक और ऊपर जाएगा तो बन जाएगा T⁻⁻4 इंटू A⁻−1, नीचे से एक A और जाएगा, ओह सॉरी फॉर दैट, ये तो गड़बड़ हो जाएगा यार, ठीक है। V क्या है, ml²T⁻³ एंड A⁻−1 डिवाइड बाई A क्या है, ये एम्पियर है और एम्पियर के लिए क्या हो जाता है, A हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ये M L⁻² T⁻³ एंड A⁻², ठीक है ना, A⁻²। तो कुछ इस तरह के डायमेंशन फार्मूले होंगे जिनको आप याद रखोगे, और अगर इनको आप याद रखते हो तो बेहतर होगा, ठीक है ना। हमने इनको यहाँ पे निकाल लिया है, तो इस तरह के होंगे। अच्छा, इनको याद करने के लिए क्या है, एनसीईआरटी में पूरी लिस्ट दी गई है, उतनी ही लिस्ट याद कर लिया जाए पर्याप्त है, किसी और चीज़ को पढ़ने के और किसी और जगह से पढ़ने की कोई नीड नहीं होती है, ठीक है ना। आइए हम एक सवाल की बात करें जरा, कि कुछ सवाल होते हैं जिसमें कुछ फ्रिक्वेंटली कुछ सवाल आते हैं, आइए जरा उनकी हम बात करते हैं। सवाल आपको दिया जाता है कि अगर ये कह दिया जाए कि फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फोर्स के साथ वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल है। कौन कौन सी फंडामेंटल है, फोर्स फंडामेंटल है, वेलोसिटी फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो बताइए डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास का बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो जनरली इसमें एक बात हमको दिखती है कि जो फोर्स का फार्मूला है वहाँ पे मास भी इंक्लूड हो जाएगा, वेलोसिटी भी इंक्लूड हो जाएगी, टाइम भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स का सिंपल सा फार्मूला लिखिए कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लिख दिया जाए ऐसे। फोर्स को लिखिए F, मास को लिखिए M, एक्सेलरेशन को लिखिए A, ठीक।
क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन का कोई जिक्र नहीं किया गया, इसलिए एक्सेलरेशन को यहाँ से हटा दीजिए। ये हो जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू, इसको लिखिए v/t, वेलोसिटी अपन टाइम। ठीक है, लिख दीजिए वेलोसिटी अपन टाइम। अब क्या करिए, अब आप सबके डायमेंशन फार्मूला लिखिए। ठीक है, सबके लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि ये सब तो फंडामेंटल है तो इसको क्या करिए, टी को टी रहने दें, कैपिटल टी। मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब मास m इज इक्वल टू Ft डिवाइड बाई v, या इसी को लिख दिया जाए कि Ft v⁻⁻1। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली ऐसे ही आता है, आप जहाँ भी देखोगे यही सवाल आपको एग्जैक्टली मिलेगा। ठीक है ना, आप उठा करके प्रीवियस ईयर देख लीजिए, यही सवाल आपको एग्जैक्टली मिलता है। तो इस तरह से हम सवालों को करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, आइए एक चीज़ हम और देख लेते हैं, एक चीज़ हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ठीक है ना, क्योंकि आगे पढ़ने से पहले हमें ये बात जानना जरूरी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स जो डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में है वो क्या होते हैं। ठीक है ना, तो आइए जरा हम उनकी बात कर लें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, हम इनकी बात करेंगे। तो इसमें क्या है, नंबर 1 मैं बात करता हूं डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक, नाम से ही पता चलता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फार्मूला हो और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कांस्टेंट होती है। तो सिंपल सी बात यह है कि क्या है, दीज आर द क्वांटिटीज हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो हमने कह दिया, एग्जांपल ले लिया, हमने कह दिया कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, जिसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कांस्टेंट है और डायमेंशनल फार्मूला भी होता है, इसलिए क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है। हमने कहा गैस कांस्टेंट R, थोड़ी देर पहले मैंने देख लिया, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, वैल्यू क्या है, कांस्टेंट होती है। हमने कह दिया प्लांक कांस्टेंट H, ये क्या है, इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है और डायमेंशनल फार्मूला भी है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी डायमेंशनल क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, G है, R है और H है, एक्सेट्रा बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, तो ये सभी क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है। फिर हमने कह दिया कि डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल की अगर बात किया जाए तो क्या है, ऐसी क्वांटिटीज जिनका डायमेंशनल फार्मूला होता है और उनका जो मैग्नीट्यूड है वेरिएबल है। करेक्ट, फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशनल फार्मूला एंड वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो जरा देखिए इसका एग्जांपल क्या है, हमने कह दिया एरिया ले लीजिए, एरिया हमने कहा एक ये स्क्वायर है, इसका कुछ एरिया होगा, लेकिन डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, वो L2 होगा। ठीक, हमने कह दिया एक दूसरा एरिया ले लीजिए, हमने कह दिया अब एरिया हमने इतना बड़ा कर दिया, ये बना दिया एरिया। अभी भी अगर कहा जाए डायमेंशनल फार्मूला तो क्या होगा, वो तो L2 ही रहेगा, लेकिन जो एरिया होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पहले कम था, अब ज़्यादा हो जाता है। डायमेंशन फार्मूला दोनों का ही है, तो ये क्या है, डायमेंशन वेरिएबल है। ठीक है, हमने कह दिया फोर्स। फोर्स की अगर बात किया जाए, फोर्स क्या है, एक आप बुक उठाएंगे कम फोर्स लगाएंगे, आप एक चेयर उठाएंगे फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, आप एक टेबल उठाएंगे फोर्स और भी ज़्यादा लगाएंगे। इसका मतलब होता है कि फोर्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो एक ही होगा, मतलब वो होगा ही। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन फार्मूला होता है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, हम कहेंगे क्या है, वो डायमेंशन वेरिएबल है। हमने कह दिया कि वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम, इस रूम में हम खड़े हैं, इसका वॉल्यूम कुछ और होगा, हॉल दे दिया जाए, वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा।
तो इस तरह से रूम जैसे जैसे बड़ा होगा उसका वॉल्यूम यानी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब रहेगा। तीसरी बात आती है आपके पास नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। ठीक है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट कौन होते हैं? नॉन डायमेंशन, डायमेंशन भी नहीं है और वो कांस्टेंट भी है। फॉर एग्जांपल नंबर्स 1 to इनफाइनाइट, नंबर ले लीजिए, नंबर कांस्टेंट होगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, कभी 3 नहीं हो सकता है। 10 हमेशा 10 रहेगा, कभी 100 नहीं हो सकता है। तो इनका जो वैल्यू होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा क्योंकि लिखा गया है नॉन डायमेंशनल। हमने कह दिया पाई, पाई की वैल्यू देखिए, पाई क्या है, क्या इसका कोई यूनिट होता है? नहीं है। इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं हो सकता है, लेकिन वैल्यू होती है। हमने कह दिया एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई, इसकी वैल्यू होती है लेकिन डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। तो ये सभी क्या है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, फिर हमने कह दिया नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, नंबर 4, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होंगे, अगर हम इनकी बात करें तो नॉन डायमेंशनल जो वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, सभी ऐसी क्वांटिटीज जो क्या हो, जिनका मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो और डायमेंशन फार्मूला भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया रिलेटिव डेंसिटी, हमने कह दिया रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का एक नाम और होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है ना, इसका एक नाम और भी होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी, हमने मान लिया कि डेंसिटी ऑफ कॉपर है डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। दोनों की ही यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, और ये क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा, इनका कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा क्योंकि इनकी कोई यूनिट नहीं है। तो ये क्या है, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल होगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी लेकिन डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। हमने कह दिया स्ट्रेन, स्ट्रेन जो स्ट्रेन होता है ये क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ होगा तो भी मीटर में मेजर होगा, चेंज इन लेंथ होगा तो भी मीटर में मेजर होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, डेल्टा एल अपॉन एल। क्या इनका कोई यूनिट है? नहीं है, और अगर कोई यूनिट नहीं है तो डायमेंशन फार्मूला भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन डायमेंशनल वेरिएबल होगा। ठीक है ना, तो इतनी सी बात हमने देख लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट हमने देख लिया है। इतनी बातों को याद रखेंगे तो अब हम इसके चलेंगे एप्लीकेशंस पर और उन एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे।